Okay, so hello everyone. I guess we are audible, right? तो है सबसे पहली बात तो काफी दिन हो गए, 10 दिन हो गए आई गेस जब हमने लास्ट क्लास लिया था उसके बाद से। और हाँ, क्या रीजन था उसका ये है कि अभी तक मैं घर पे थी एंड देन हमारा कॉलेज शुरू होने वाला था, वैकेशन खत्म है। तो कॉलेज आने के बाद उसका एक तो कॉलेज आने के लिए पैकिंग वगैरह शॉपिंग सारी चीजें करना, आने के बाद शिफ्टिंग। अभी हॉस्टल चेंज होता है थर्ड ईयर में, लाइक फर्स्ट ईयर में एक हॉस्टल मिलता है, सेकंड ईयर में कुछ और, थर्ड ईयर में एक और। ठीक है, तो थर्ड ईयर के बाद फिर चेंज नहीं होता हॉस्टल। तो हाँ, तो ये सारे फैक्टर्स थे, तो उसके लिए क्या हो गया कि सेटल होने में टाइम लग गया काफी। ठीक है, क्योंकि क्लासेस भी शुरू हो गए मेरे एंड टाइम नहीं मिल पाया। ठीक है, तो हाँ, एक रिकैप अगर मैं दे दूं तो हम लोग अभी तक क्या कर चुके थे। हम लोग अभी तक कर चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का, आई गेस 4 पार्ट्स हमने कवर कर लिए। ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले जेई मेन के सारे पीवाईक्यूज निपटा दिए एंड अभी हम लोग जेई एडवांस कर रहे थे। और लास्ट लेक्चर में मुझे याद है कुछ नेटवर्क इशू आ गया था, जिसके वजह से अचानक से लेक्चर स्टॉप हो गया। तो हम लोग वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमने छोड़ा था। ठीक है, तो लेट्स गो। या एंड मेरा इंट्रोडक्शन, तो आई एम स्नेहा दास फ्रॉम आईआईटी रुड़की एंड आई गेस वी शुड प्रोसीड, राइट? काफी टाइम हो गया। तो ये सब हमने कर लिया था, सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस कर रहे थे हमने। तो 11 12, ठीक है, तो 12 से हमें करना है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद 12 कि assuming that Hund's rule is violated। हंस रूल, पहले तो ये बताओ कि हंस रूल क्या बोलते हैं। whenever we have degenerate orbitals, degenerate orbital कौन से होते हैं? जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो, लाइक जैसे कि ये हमारे पी ऑर्बिटल हो गए ना, इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इन 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जब भी होते हैं तो उसमें क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो सबसे पहले डीजेनरेट ऑर्बिटल में, हर उस ऑर्बिटल में जिसकी एनर्जी सेम है, उसमें पहले हम लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, ऐसे। ठीक है, ओके। फिर क्या करेंगे, फिर हम उसको पेयर अप करेंगे। अगर हमारे पास और इलेक्ट्रॉन आता है तो हम लोग उसे पेयर अप करेंगे। तो लेट अस सपोज हमारा कोई एक ये 4 इलेक्ट्रॉन को हमें फिल करना था इस ऑर्बिटल में, तो अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल हमने ऐसे फिल किया। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है कि वी हैव टू वायलेट हंस रूल, यानी कि हमें हंस रूल को फॉलो नहीं करना। तो जब हमारे पास वायोलेशन होगा तो फिर हम लोग कैसे फिल करेंगे? ये तो काफी बेसिक्स है, आपको पता ही होगा। सो इफ वी वायलेट हंस रूल, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जैसे हमने इधर फिल किया था, सिंगली पहले फिल किया था, उसके बाद पेयर अप करना शुरू किए थे। बट इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हम लोग पेयर्स में फिल करेंगे, एक दो, 4 इलेक्ट्रॉन, एक दो। ठीक है, तो ये काफी चीजें बदल देती है यार, एक हंड्रेड रूल्स को फॉलो करना ना करना। क्योंकि इधर अगर हम लोग देखें तो ये हमारा एक पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ द कंपाउंड हो जाएगा जो भी होगा, और यहाँ पे ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमारे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितना जाता है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितना जाता है, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चेंज आ जाए तो पूरी कहानी बदल जाती है अगर हम लोग हंस रूल को वायलेट करते हैं। ठीक है, और हमें इधर हंस रूल को वायलेट ही करना है। ओके, अब क्या बोला गया है, assuming that Hund's rule is violated, the bond order का फॉर्मूला क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हमारे पास होता है नंबर ऑफ आपका इलेक्ट्रॉन्स इन योर bonding orbital minus number of electrons in your anti-bonding orbital divided by 2। तो ये होता है Bohr's rule, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला। एंड बोला है मैग्नेटिक नेचर ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल B2, हमें B2 के लिए ढूंढना है, विच इज अ 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम।
ठीक है, ओके। B2 इज अ 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो मैग्नेटिक नेचर हमें पता है यार, अगर लाइक इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, देन हम लोग क्या बोल देते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक है। और अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि डायमैग्नेटिक है। तो लेट्स चेक आउट कि क्या होता है। तो B2 के लिए हमें पता है सबसे पहले कि बोरोन का क्या होता है। बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 1s2 2p1। ठीक है, ठीक है। अब हम अपने मोटिव में चलते हैं। तो ये तो आपके 2s ऑर्बिटल्स है, 2s 2s, ये आपके 2p है, 2p एंड 2p। और इसके पहले आप ऐसे समझ लो कि 1s भी नीचे फिल होके आया है, मतलब ऐसे समझ लो 1s, 1s इधर था, और ये आपका, ये जैसे आपका सिग्मा 1s, ये हो जाएगा आपका सिग्मा 1 स्टार। ठीक है, ये भी फिल होके आया है, ऐसे समझ लो। ये जैसे सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, फिर ये हो जाता है आपका पाई, 2px 2py, और सिमिलरली आपका पाई स्टार हो जाता है, और ये हो जाता है आपका सिग्मा 2pz, और ये आपका सिग्मा 2pz स्टार हो जाता है। ठीक है, ओके। तो हम लोग फिलिंग शुरू करते हैं। बोरोन का हमने क्या देखा था कि इट इज अबाउट 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो दो साइड में दो बोरोन ले लेते हैं और बीच में हमारा B2 का फिलिंग हो रहा होगा। तो इधर एक बोरोन, इधर एक बोरोन। तो हमारे 1s में कितने हैं, 2 है। ठीक है, 2s में कितने हैं, 2 है, ओके। और 2p में कितने हैं, 1 है। तो पहले हम लोग नॉर्मल फिलिंग करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू हंस रूल। ठीक है, ठीक है। तो नॉर्मल फिलिंग करने के लिए हमें सबसे पहले क्या है कि 1s, और 1s में दो दो 4 इलेक्ट्रॉन है। तो सिग्मा 1s में कितने जाएंगे, हर एक से एक एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। सिग्मा 1 स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन पेंडेंट, इधर भी सेम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इधर 2p में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल हम लोग ऐसे फिल करते हैं, बट हमें हर्ट्ज रूल को वायलेट करना है, और यहीं पे आ जाता है आपका ट्विस्ट पूरे कहानी में, कि यहाँ पे हमें एक एक करके नहीं करना, इधर हमें पेयर में इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है। तो हर्ट्ज रूल इधर वायलेट होता है। ठीक है, ओके। इस पोजीशन पे हर्ट्ज रूल हमारा वायलेट हो रहा है। ठीक है, तो हमें दिख रहा है पेयर में इलेक्ट्रॉन आ रहा है ओवरऑल। तो हम लोग ये तो बोल सकते हैं कि हमारा कंपाउंड जो भी है वो डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो हमारा कंपाउंड B2 इधर डायमैग्नेटिक है। बट असल में क्या B2 डायमैग्नेटिक है, नहीं, असल में B2 इज पैरामैग्नेटिक, बट इफ वी वायलेट हर्ट्ज रूल देन इट इज कमिंग आउट टू बी डायमैग्नेटिक। ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर ढूंढना है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हमारे पास होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन योर बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितना है, 1s है एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये भी एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और ये भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। और जिसमें हम स्टार आ जाता है वो तुम्हें पता है, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और एंटी बॉन्डिंग में कितना है, सिग्मा स्टार 1s में, सिग्मा स्टार 2s में। तो 4, 6 minus 4 divided by 2, which is the 2 divided by 2, which is 1। तो हमारा क्या आ गया, डायमैग्नेटिक है, और इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। बट असल में अगर करते तो क्या बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है, नहीं। ठीक है, आई गेस तब भी बॉन्ड ऑर्डर 1 ही आता ना, हाँ हाँ, तब भी बॉन्ड ऑर्डर 1 ही आता, क्योंकि उसी में जा रहा था। सो या बॉन्ड ऑर्डर में हमारा कोई चेंज नहीं है, नो चेंज इन बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे, इस केस में। ठीक है, बट ये तुम्हारे इस पूरे मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा है, उस रूल को फॉलो न करना। सो इट इज डायमैग्नेटिक एंड बॉन्ड ऑर्डर इज 1 1 एंड डायमैग्नेटिक, पहला ही है हमारा आंसर। ठीक है, ओके। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे क्या बोला है यार कि द वर्क फंक्शन, ओके, साई वर्क फंक्शन में क्या होता है पता है,
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है कि हमारे पास क्या होता है कि मेटल प्लेट होता है, ठीक है, मेटल प्लेट होता है, उसके सरफेस में क्या करते हैं हम लोग, एक इंसिडेंट लाइट को फॉल करते हैं विथ सम फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ, आपका कुछ भी हो सकता है, लाइक फ्रीक्वेंसी कुड बी लाइक न्यू, लैम्डा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। एंड क्या होता है कि इसका कंडीशन रहता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स तभी मेटल सरफेस पे रिलीज होके बाहर निकलेंगे व्हेन एक थ्रेशोल्ड, मतलब एक लिमिट होता है कि अगर आपने इतना अमाउंट ऑफ लाइट जो दिया है उसकी लैम्डा इतनी है या फिर उस लाइट की फ्रीक्वेंसी इतनी है, तभी वो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा मेटल सरफेस से। तो उस लिमिट को, उस थ्रेशोल्ड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, हम लोग लैम्डा नॉट एंड न्यू नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है, ओके। तो लैम्डा नॉट एंड न्यू नॉट से हम लोग डिनोट करते हैं उस थ्रेशोल्ड वैल्यूज को। तो हमारा साई क्या हो जाता है, देखो जो इंसिडेंट एनर्जी है, इंसिडेंट एनर्जी ई आई बोल देते हैं, ठीक है, वो क्या होगा, वो तो आपका एच न्यू होगा, ठीक है। और एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि आपका, मतलब बोल दो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, वो कितना होगा, वो एच न्यू नॉट होगा। और इसी थ्रेशोल्ड एनर्जी को, कितनी एनर्जी तो दोगे तभी जाके वो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा मेटल सरफेस से, फिर ही आगे जाके काइनेटिक एनर्जी उसकी रहेगी नहीं रहेगी, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, जीरो भी हो सकती है कि अगर मतलब आपने उतनी ही एनर्जी दे दी जितनी एनर्जी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को रिलीज होने में, तो वो बस रिलीज होकर उधर रह जाएगा, ठीक है, उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो वो एक केस तब है जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, जब आपका ई आई और ई थ्रेशोल्ड सेम हो जाता है, तब ये होता है, ठीक है। बट हाँ, हमारा कंडीशन ये रहता है कि ई आई, देखो जब तक इंसिडेंट एनर्जी आप कम दोगे तब तक तो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, अगर हमें चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑकर करे, तो हमें एनर्जी का जो हमारा रहता है वो, दैट शुड बी ग्रेटर देन और एटलीस्ट इक्वल टू वो, तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। और अगर ग्रेटर देन हो गया तो जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चाहिए रिलीज होने के लिए उतनी वो ले लेगी, फिर बाकी उसके काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगी। तो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। और इसी थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन, जिसको हम लोग साई से डिनोट करते हैं, ठीक है। छोटा सा ओवरव्यू दिया, ओके। तो हमें ये कंडीशन तो पता चल रहा है कि ऐसा ऐसा कंडीशन है। अब क्या बोला गया है कि इनमें से हमें क्या हो रहा है कि हमें इतना लैम्डा, 300 नैनोमीटर लैम्डा फॉल कर रहा है, ठीक है। तो हमें बोलना है अच्छा, तो हमें बहुत सारे मेटल दिए गए हैं और सबके वर्क फंक्शन हमें दे रखा है इन्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि जो इंसिडेंट एनर्जी है, ठीक है, वो कितनी है। ये जो 300 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली जो एनर्जी हम लोग ले, हम लोग फॉल करवा रहे हैं, वो कितनी है, पहले वो फिगर आउट करते हैं। तो हमारे पास लैम्डा कितना दे रखा है, 300 नैनोमीटर, विच इज आपका 300 इंटू 10⁻⁹ मीटर, है ना, ओके। तो हमारा जो इंसिडेंट एनर्जी है, वट इट वुड बी, एच सी अपॉन लैम्डा, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। और आपका इधर 3 × 10⁸, ओके। और फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा लैम्डा 300 × 10⁻⁹ मीटर। अब ये जो भी एनर्जी आएगी ना, ये सब कुछ प्लेस करने के बाद, वो आएगी आपकी जूल में। और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमें इधर वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है, तो हमें तो सेम यूनिट में लाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कंपेयर, लाइक कंपेयर, इसको कंपेयर करना है ना, यही तो हमारा है मेन कंसेप्ट यहाँ का, ठीक है। तो देखते हैं, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको एक तो आ गया आपका मतलब एच सी अपॉन लैम्डा, और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 1.6 इंटू 10⁻⁹ से, ठीक है, जूल पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। तो तब हमारा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा।
तो आप जब इस पूरे को कैलकुलेट करोगे, चलो वैल्यूज फिर से पुट कर लेते हैं। और ये आपका ठीक है, तो ये पूरा जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप करोगे तो इट वुड कम अराउंड 19, तो ये हो गया 1 2 3 से 100। ठीक है, ये कचरा है। और -28 26 है ना, 26, और ये ऊपर गया 26, ये सॉरी इधर -26 + 8, तो ये आपका 34 हो जाएगा। तो ये सारे कट जाएंगे, है ना, ये सारे कट रहे। फिर 1.6 और 6.626, तो शायद अराउंड 4 के अराउंड कुछ आएगा, है ना, 6.626 अपॉन 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लाइक अराउंड 4.1 कुछ आ रहा है, 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड। तो ये अपनी इंसिडेंट एनर्जी है। तो अब इसका मतलब क्या है कि जिस भी मेटल का वर्क फंक्शन इससे कम होगा इस इंसिडेंट एनर्जी के, उधर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा, और जिस भी मेटल का वर्क फंक्शन इस 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा, उधर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑकर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिल रही है कि वो रिलीज होकर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करे, है ना। ओके, एनर्टिक एनर्जी तो दूर की बात, इधर एनर्जी उतनी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हमारा कितना है, 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। चलो, तो 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इस मेटल का तो 2.4 है, ये तो कर देगा, ये भी 2.3 कर देगा, 2.2 कर देगा, 3.7 कर देगा, ये नहीं करेगा, 4.1 चाहिए, ये भी नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो हमारे कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4, तो D4 विल बी आवर आंसर। ठीक है, ओके, आई होप समझ आया आपको। इधर मिस प्रिंटिंग है यार, ये भी शायद ऐसा होगा, आई डोंट नो, देखा जाएगा। पाई स्क्वायर mn², शायद यही होगा ऑप्शन, देख लेंगे। चलो शॉर्ट शुरू करते हैं। पहले क्या पूछा गया है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोहर्स ऑर्बिट। सेकंड बोहर्स ऑर्बिट मतलब n = 2, ओके, ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, यानी कि Z = 1। ठीक है, तो ये दो हमें तो पता है, तो हमें काइनेटिक एनर्जी ही ढूंढना है। ठीक है, बट वो सब कुछ इन टर्म्स में दे रखा है। ठीक है, ऐसे प्लैंक कांस्टेंट पाई है, A0 हमारा बोहर रेडियस होता है, जो कि आपको पता होगा, लाइक हम लोग लिखते हैं ना, R = A0। फिर आपका वो Z/L²। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, सॉरी ये क्या है, N²/Z। हाँ, N²/Z, ओके, लेट्स प्रोसीड, देखते हैं N²/Z²। कितना आ रहा है हमारा इधर, रेडियस हमारा आ जाएगा N = 2, और इधर Z1 है, तो A0, तो A0, ये 2 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1, और ये 2 × 4, R = 4 A0 आ रहा है ना। तो हमें ये पता है कि हमारा रेडियस तो R = 4 A0 का है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज में सब कुछ ये सारे कंडीशंस लिख लेते हैं। तो क्या क्या है हमारे पास, हमारे पास है N = 2, Z = 1, और रेडियस हमारे पास आ रहा है 4A0। ठीक है, 4A0 का रेडियस आ रहा है, तो हमें क्या ढूंढना है, काइनेटिक एनर्जी ढूंढना है। हमें N दे रखा है, हमें Z दे रखा है, और हमने रेडियस ढूंढ लिया। ठीक है, तो हमारे पास इतना है, और हमें ढूंढना है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इज आपका 12 mv²।
तो हमें मेनली इधर वेलोसिटी है कहीं पे ऑप्शन में? नहीं है। तो हमें मेनली देखना है कि कौन सा फॉर्मूला है जहाँ पे एम भी आता है। तो हमारे पास सिर्फ डी ब्रॉगली वेवलेंथ का होता है, प्लैंक कांस्टेंट अपॉन ऐसे एम वी, है ना। बट इधर वेवलेंथ और इधर किसी भी ऑप्शन में वेवलेंथ तो नहीं है हमारा। ठीक है, तो और क्या फॉर्मूला हो सकता है जिसमें एम भी आ रहा है? हमारे पास एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का, जो कि हो जाता है एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। इससे ही होगा शायद, जहां तक मेरे को लग रहा है ना। हाँ, प्लैंक कांस्टेंट है। और आर की जगह तो हम लोग ये डाल देंगे 4a0, है ना। हाँ, तो प्लैंक कांस्टेंट और पाई भी है। तो यही फॉर्मूला यूज होगा। तो दीदी, क्या हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है? तो यार, वैसे ही आपको थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करके देखना पड़ेगा कि आपके जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें जो भी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रही है, जो भी, या फिर आपके वैल्यूज दे रखे हैं, जो भी पैरामीटर्स है इन शॉर्ट, तो वो पैरामीटर्स सारे कौन से फॉर्मूले से फुलफिल हो रहे हैं। जैसे हमने देखा कि डी डब्ल्यू वेवलेंथ वाले फॉर्मूले से नहीं हो रहा है, क्योंकि वो वेवलेंथ का कोई उधर पैरामीटर है ही नहीं। तो हाँ, ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा। चलो, तो हम लोग इसको कर देते। तो क्या चाहिए हमें? एम वी स्क्वायर चाहिए ना, तो इसको एक काम करते, पूरा ही स्क्वायर कर देते। ठीक है, इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर और एन स्क्वायर एच स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 और ये पाई स्क्वायर। ठीक है, और हमें n की वैल्यू भी पता है, इट इज 2, यानी कि 2 का स्क्वायर विल कम आउट टू बी 4। तो ये तो कट गया। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? एम वी स्क्वायर। तो एक m को नीचे भेज देते हैं, तो एम वी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा यार। और इधर रेडियस भी हम लोग नीचे भेज देंगे, है ना। तो एच स्क्वायर, तो एक m को नीचे भेज दिया, पाई स्क्वायर तो था ही, और रेडियस स्क्वायर को भी नीचे भेज दिया। ठीक है, रेडियस स्क्वायर की जगह हम लोग 4a0 डाल देते हैं। तो m पाई स्क्वायर 4a0 का स्क्वायर, यानी 4 4 आपका 16 और a0 का स्क्वायर। ठीक है, और हमें क्या चाहिए? हाफ एम वी स्क्वायर चाहिए। तो हम लोग हाफ से अगर मल्टीप्लाई कर दे इस पूरे को, कि हमने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका? हाफ एम वी स्क्वायर आप काइनेटिक एनर्जी आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका 32। ओके, तो 32 और एच स्क्वायर इधर, एम पाई स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारा काइनेटिक एनर्जी। अब देखते कौन सा ऑप्शन से मैच करता है। 32 और इधर एच स्क्वायर अपॉन 32m पाई स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर। एच स्क्वायर ये नहीं, ये नहीं, 60 32, देखो यही है। अब यार दीदी, ये ऑप्शन तो आपने खुद ही लगा यार, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई, पूरा नहीं आएगा। बट हम लोग बाकी ऑप्शन से देख के पैटर्न हम लोग पता कर सकते हैं कि हाँ यही होना था। और हमारा आंसर भी जब यही आ रहा है तो कंफर्म है, ऑप्शन तो यही होना था। तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। स्क्वायर 32 पाई स्क्वायर एम एन ऑफ स्क्वायर एच स्क्वायर 32 एम पाई स्क्वायर एन ऑफ स्क्वायर। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन आ गया सी। चलो, बस इसमें भी सेम यार, इसमें भी आई गेस ऐसे आर आर डाल देते हैं, है ना। दीदी आर आर, हाँ जी आर आर। तो क्या बोला क्वेश्चन नंबर 15 में कि द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन एटम नहीं है, हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक है, तो रेडियस हमारे पास कितना दे रखा है? 4.5 ए नॉट। ठीक है, समझ आता है। चलो, सेकेंड थोड़ा साइलेंट ही कर दी तो बेहतर है ना। हाँ, ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है? हमें रेडियस दे रखा है 4.5 ए नॉट। ठीक है,
वेयर ए नॉट इज द बोअर रेडियस हमें पता है, इट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, अभी जो हमने पिछले में देखा, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, ये कितना दे रखा है इनको, 3h/2 पाई, तो इस इधर से तो सीधा सीधा इनकी वैल्यू पता चल गई है। तो इट इज गिवन दैट एच इज प्लैंक कांस्टेंट, आर डिटरवर्क, ठीक है, द पॉसिबल वेवलेंथ, ओके, हमें वेवलेंथ ढूंढना है। तो यार रेडियस का फॉर्मूला हमने देखा था क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला आपका होता है ए नॉट आपका एल स्क्वायर अपॉन जेड। तो एज कम्पेयर टू दिस हमें क्या दे रखा है, इधर हमें दे रखा है 4.5 ए नॉट, ठीक है। और एनवीआर का फॉर्मूला क्या होता है, आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का एन एच अपॉन टू पाई, और हमें इसका वैल्यू कितना दे रखा है 3h/2 पाई। तो ये दो वैल्यूज कुछ नहीं, हमें ये दो अननोन्स फाइंड आउट करने के लिए दे रखा है। कौन से दो अननोन्स, आपका एक n और एक z। तो यहाँ से हमें डायरेक्टली n की वैल्यू पता चल रही है विच इज 3, है ना, यहाँ से हमें पता चल रही है n की वैल्यू है 3। तो यही वैल्यू अगर हम लोग इधर पुट करें तो कितना आएगा z का वैल्यू, तो 3 स्क्वायर यानी कि 9 ए नॉट अपॉन जेड, और इधर 4.5 ए नॉट, तो ए नॉट से नॉट कटा, 4.5 इधर है, जेड उधर गया, तो जेड की वैल्यू हो जाएगी 2। तो हमें वैल्यूज मिल गई, एन की वैल्यू 3 एंड जेड की वैल्यू 2, है ना। ओके, तो हमें इन वैल्यूज की यूज, लाइक हमें इनकी जरूरत पड़ेगी टू कैलकुलेट द वेवलेंथ। ठीक है, एन आ गया, जेड आ गया, तो वेवलेंथ तो रेडबर्ग वाला फॉर्मूला क्या होता है, 1/लैम्डा, इसको हम लोग वेव नंबर से डिनोट करते हैं। आता है आपका आर रेडबर्ग कांस्टेंट, और इधर आपका रहता है जेड स्क्वायर, ठीक है, इधर से एन फाइनल स्क्वायर माइनस एन ऑफ इनिशियल स्क्वायर, ठीक है। तो ये रहता है ना, हाँ। तो यहाँ पे क्या बोला है, इट इज गिवन दैट एच ये है, और पॉसिबल वेवलेंथ व्हेन द एटम डी एक्साइट्स, ओके। तो डी एक्साइटेशन के हमारे दो तरीके हो सकते हैं। देखो, हमें क्या पता है, हमें एज पर द गिवन डेटा 4.5 ए नॉट और इसके रिगार्डिंग हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, n इज इक्वल टू 3, इस थर्ड वाले ऑर्डर, ठीक है, और z इज इक्वल टू 2 है, यानी कि हीलियम एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड ऑर्बिट में है। तो अगर हम लोग देखें, राइट, थर्ड ऑर्बिट में है। तो अगर हम लोग देखें, हमारे पास तीन ऑर्बिट, ये आ गए n इज इक्वल टू 1, 2 और 3, ठीक है। तो इधर है हमारा इलेक्ट्रॉन, है ना, ओके, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो ये डी एक्साइट हो रहा है, कैसे पता दीदी डी एक्साइट हो रहा है, बताया गया है कि डी एक्साइट हो रहा है। तो ये दो तरीके से देखो डी एक्साइट हो सकता है, एक तो थर्ड से डायरेक्ट ये जंप मारे वन में, या फिर ये पहले थर्ड से सेकंड में जाए और सेकंड से वन में जाए, ठीक है। कैसे पता दीदी कि वन तक आएगा, वो भी नहीं पता है यार, हम तो गेस कर रहे हैं कि डी एक्साइट तक, एक तो हो सकता है कि सेकंड तक आ रहा है, ठीक है, फिर सेकंड से वन तक जा रहा है, ठीक है। तो हमें इन तीन अलग अलग तीन अलग अलग केसेस के हमें वैल्यूज निकालना पड़ेगा। तो केस वन, सबसे पहले केस वन ले लेते हैं। केस वन क्या है, केस वन है हमारा, कहाँ से कहाँ जा रहा है, थर्ड से सेकंड जा रहा है, ये जा रहा है, हम लोग ले लेते हैं इसको थर्ड से सेकंड, ठीक है। तो इसमें 1/लैम्डा हमारा कितना हो जाएगा, आर जेड हमारा था, हीलियम था ना, हाँ, तो 4r जेड स्क्वायर, है ना, स्क्वायर का हो गया, और हमारा किधर से जा रहा है, थर्ड से सेकंड में जा रहा है। तो एन फाइनल है हमारा 2, तो विच इज उसका स्क्वायर 4 और ये 9, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 4r और 36 और 9 माइनस 4 5, तो आई गेस ये 5 4 20r अपॉन 36, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 5 20 और 4 9 36। तो एक तो लैम्डा की वैल्यू ये आ सकती है, लैम्डा इज इक्वल टू 9/5r,
एक तो ये पॉसिबल वैल्यू है। केस टू भी देख लेते हैं। केस टू में कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? सबसे पहले जा रहा था ये 3 से 2 तक। केस टू में हमारा जा रहा है 2 से 1 में, है ना? हाँ, 2 से 1 में जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? वही 4R, और इधर एंड फाइनल हमारा 1, ये बस पर 1, और ये 1/4। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया? 3/4। तो 4R है, और ये मल्टीप्लाइड बाय 3/4। ओके, तो हमारा ये मेनली आ रहा है 3R, यानी कि हमारा जो लैम्डा का वैल्यू है, ये तो 1/λ का वैल्यू है 3R, तो ये आ जाएगा 1/3R। ठीक है, ठीक है। अब एक और केस जो हमारे पास है, केस 3, जो कि जा रहा है थर्ड से 1 में डायरेक्ट, है ना? हमने सारे केसेस देख लिए यहाँ पे, इसके अलावा और लाइक कोई और केसेस पॉसिबल नहीं। तो इधर हमारे पास क्या आ रहा है? स्क्वायर, यानी कि 4R, और फाइनल कितना है? 1 है, तो 1, और ये है आपका 9। तो आपका आ रहा है 4R मल्टीप्लाइड बाय 8/9, और 32R/9। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 9/32R। ठीक है, तो हमारे पास लैम्डा के 3 ऐसे वैल्यूज है, जो डीप साइटेशन में 3 ऐसे पॉसिबल वैल्यूज हमें मिल रहे हैं। कौन कौन से हैं? एक वैल्यू तो आपका है, सबसे पहले आ रहा है 9/5R। ठीक है, एक वैल्यू आपका आ रहा है 1/3R। एक वैल्यू आपका आ रहा है 9/32R। ठीक है, तो ये 3 पॉसिबल वैल्यूज है। तो हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन से मैच करता है। ठीक है, वही हमें ढूंढना था, हमें तो पॉसिबल वेवलेंथ से ढूंढ लेते हो। तो 9/32R, हाँ, ये तो हमारा एक था ही। ये 9/32R, ये कौन सा केस है? थर्ड से 1 वाला, डायरेक्ट जंप वाला। ठीक है, तो ये एक है, और कुछ मैच कर रहा है? 9/16R नहीं, 9/5R, 9/5R भी मैच कर रहा है। हम्म, ठीक है, तो फिर ये भी एक हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, और हमारा 1/3R, बट ये 4/3R है, तो ये तो नहीं। बट ये हम लोग सिंगल करेक्ट कर रहे थे। ठीक है, और ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। ओवरऑल आपको तो पता है, मतलब ये तो मैंने खुद ही आधार लिख दिया था। ठीक है, हो सकता है कि ये ऑप्शन में कुछ और भी डिजिट्स थे इसके आगे, या फिर कुछ भी, है ना? तो वी नेवर नो। तो मैं आई वुड सजेस्ट कि एक बार चेक कर लेना, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, और ये तो डायरेक्ट पूरा का पूरा मैच कर रहा है, तो आई वुड से कि यही हमारा आंसर है। ठीक है, 9/32R। फिर भी चेक कर लेना ये ऑप्शन क्या था, या फिर मैं चेक करके कमेंट में बाद में आपको बता दूंगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? हमारे पास है, कंसिडर द फॉलोइंग कम्प्लेक्स आयन PQR। 3 कम्प्लेक्स दे रखे, ठीक है। The correct order of the complex ion according to the spin only magnetic moment value. Spin only magnetic moment value का फॉर्मूला क्या होता है? n मल्टीप्लाइड बाय n+2, बोहर मैग्नेटॉन, है ना? हाँ, ये यूनिट होता है, ये हमारा होता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें मेनली इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ढूंढने हैं इन मेटल आयंस के, है ना? ठीक है, ढूंढ लेते हैं, इसमें क्या ही बड़ी बात है। तो पी का देख लेते हैं, पी का क्या है? आयरन का एक्स पकड़ लो, 6 फ्लोरीन है, -1 नेगेटिव चार्ज लेके आता है, तो -6, और ये -3, तो इधर फ्लोरीन, सॉरी, आयरन का हो जाएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इधर तो इसका तो कोई चार्ज नहीं होता, तो ये वेनेडियम +2 है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आयरन +2। ठीक है, तो आयरन का हमें पता है, लास्ट आपका जो इलेक्ट्रॉन कंफिगरेशन रहता है, इट इज 3d6 4s2, है ना? हम्म, तो ये आयरन का होता है, और वेनेडियम का आपका होता है, आई गेस
3d3 4s2 होता है आई गेस, है ना? हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। तो ये रहते हैं, तो हमें भी आयरन का +3 और +2 में देखना पड़ेगा कितना होता है। तो आयरन +3 में कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे s ऑर्बिटल से और एक चला जाएगा d ऑर्बिटल से, तो ये आपका हो जाएगा 3d5। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो n इक्वल्स टू 5। ठीक है। और आयरन +2 का कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो फिर कितने अनपेयर्ड बचेंगे, ये हमारे d, तो इसमें टोटल 6 थे और एक चला जाएगा शायद, एक जा रहा है, नहीं आयरन +2 में इधर से जा रहा है बस। ठीक है, तो हमारे पास 6 बच रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास क्या है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो 3d4 हो जाएगा, सॉरी 3d6, और आपका n इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ठीक है, और वेनेडियम का +2 में कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 4s से चला जाएगा, तो 3d3 हो जाएगा, 3d3, और तीनों के तीनों अनपेयर्ड होंगे। हाँ, तो ये हमारा आ रहा है, नेक्स्ट पेज में लिख ले लेते हैं अभी क्या है। आयरन +3 का कितना है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल टू 5। आयरन +2 का है, n इज इक्वल टू 4। वेनेडियम +2 का है, n इज इक्वल टू 3। अब हमें एक छोटा सा लाइक शॉर्ट ट्रिक है, ये हमें पता ही होता है कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये जो आपका स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट है, इसमें क्या होता है कि अगर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो ये भी 0 हो जाएगा, ये बोर मैग्नेट्रॉन में दिए रखा होता है। अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका 1 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2 पॉइंट कुछ कुछ, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 3 पॉइंट कुछ कुछ, 4 है तो इधर आया जाएगा इसका 4 पॉइंट कुछ कुछ बोर मैग्नेट्रॉन, तो ऐसे चलता है। तो यानी कि अगर आयरन +3 का n इज इक्वल टू 5 है, तो इसको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आपका आ जाएगा 5 पॉइंट कुछ कुछ। आयरन +2 का कितना आ जाएगा, 4 पॉइंट कुछ कुछ। और वेनेडियम +2 का वो आ जाएगा 3 पॉइंट कुछ कुछ। कुछ कुछ क्या, वो कैलकुलेट करके देख लेना, इस फॉर्मूले में अगर आप डालोगे n की वैल्यू तो आपको मिल जाएगी। तो शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से बता रही हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम सही रहता है ना। ओके, तो हमें सबसे ज्यादा पता है किसका है, आयरन +3 का है। हमें तो वही चेक करना था ना, ऑर्डर ऑफ आपका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, ये क्या आ रहा है, ये आपका आयरन +3 का ज्यादा है सबसे, फिर है आयरन +2 का, और फिर है आपका वेनेडियम +2 का। ठीक है, तो आयरन +3 क्या था हमारा, पी, राइट, तो ये आ गया P। आयरन +2 क्या था हमारा R, ये आ गया R। और वेनेडियम +2 था हमारा फिर Q, तो हमारा ऑर्डर क्या आ गया, P ग्रेटर देन R ग्रेटर देन Q। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल ऑर्डर है, P ग्रेटर देन R ग्रेटर देन Q। P ग्रेटर देन Q नहीं, तो E ग्रेटर देन R ग्रेटर देन Q, हाँ B हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ओके। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है कि इन एन एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग क्वांटम नंबर 4, और एजिमुथल क्वांटम नंबर आपका दे रखा है, सॉरी ये आपका स्पिन ओनली दे रखा है। ठीक है, और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दे रखा है 1। एजिमुथल तो अपन खुद ही निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या पता है, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा यो, कि इनके फॉर्मूला क्या होता है। एन जो भी होगा, एल उसका हो जाएगा 0 टू n-1 तक, m फॉर ईच l, m हो जाएगा फ्रॉम -l टू l। ठीक है, और इसको m बोल देते हैं अपन, और स्पिन ओनली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो आपका रहता है, स्पिन क्वांटम नंबर, विच इज आपका दो वैल्यूज आता है, एक होता है +12, एक होता है -12। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा समझ लो आप कि जो आपका ml होता है, ठीक है, जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, उसमें जितने नंबर्स आते हैं उतने नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट रहते हैं, ईच ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। आगे देखते हैं चलो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया उस हिसाब से। तो n हमारा 4 है,
ठीक है, तो एल हमारा क्या हो जाएगा, 0 to n-1 यानी कि 0 1 2 3। तो एम एल हमारा क्या आ जाएगा, फॉर एल इज इक्वल टू 0 एम एल हो जाएगा 0, फॉर एल इज इक्वल टू 1 एम एल हो जाएगा -1 0 +1, फॉर एल इज इक्वल टू 2 हमारा एम एल हो जाएगा -2 -1 0 +1 +2। सिमिलरली फॉर एल इज इक्वल टू 3 हमारा -l to l क्या हो जाएगा, एम एल का -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। ठीक है, तो ये है। और हर एक ml के लिए, ठीक है ना, एक एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, हर एक ml के लिए एक ऑर्बिटल, एक ml एक ऑर्बिटल, ऐसा समझना। क्या होगा कि जो आपका ms हो जाएगा, स्पिन ओनली क्वांटम नंबर जो आपका है, दैट वुड बी आपका हाफ प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ, ऐसा रहता है। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है, हमें यहाँ पे अगर हम लोग सही से देखें तो हमें दे रखा है एम एल मॉड्यूलस में दे रखा है 1, यानी कि मॉड्यूलस अगर अपन हटाए तो एम एल जो होगा आपका वो +-1 आ जाएगा। तो हमें चेक करना है जिसका n इक्वल टू 4 हो। ठीक है, हमने सारे केसेस n इक्वल टू 4 के हिसाब से ही लिखे हैं। और एजीमुथल का कोई इधर पैरामीटर नहीं दे रखा है, बट आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का दे रखा है कि एम एल होना चाहिए +-1 प्रेजेंट होना चाहिए, तो इसमें तो नहीं है, दिख रहा है, इसमें 2 जगह पे है। सिमिलरली इसमें भी 2 जगह पे है और इसमें भी 2 जगह पे है। ठीक है, तो फिर इन तीनों में है। ठीक है, तो उस हिसाब से कितने ऑर्बिटल हो रहे हैं हमारे, 6 ऑर्बिटल्स हो रहे हैं, 6 ऑर्बिटल्स, है ना। हाँ, ओके सॉरी। और उसमें 6 ऑर्बिटल में क्या होगा, मतलब एक ऑर्बिटल में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, एक का तो आपका किसी एक का प्लस हाफ होता है, किसी एक का माइनस हाफ होता है। ऐसा नहीं है यार कि अपवर्ड वाले का प्लस हाफ डाउनवर्ड वाले का माइनस हाफ, ऐसा नहीं होता, ये चीज याद रखनी। ठीक है, तो 6 ऑर्बिटल है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसमें से 12 इलेक्ट्रॉन में से 6 इलेक्ट्रॉन का होगा, 6 इलेक्ट्रॉन का होगा आपका प्लस हाफ, और 6 इलेक्ट्रॉन्स का होगा आपका माइनस हाफ स्पिन। ठीक है, हाँ, स्पिन क्वांटम नंबर तो यही आ रहा है। ठीक है, तो फिर हमें क्या ढूंढना था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ढूंढने थे जिसका माइनस हाफ आएगा। तो हमने सारे कंडीशन मैच कर लिए, n इक्वल टू 4। हाँ, आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +-1 आ रहा था मॉड्यूलस हटा के, हाँ, ये तीनों में आ रहा है। ठीक है, ये भी मैच हो गया। और स्पिन ओनली हमारा -6 इलेक्ट्रॉन में आ रहा है, हाँ, ये भी मैच हो गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हमारे 6। ठीक है, ओके, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 18। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपका 2s2p जो आपके ऑर्बिटल्स रहते हैं उनके मिक्सिंग के ऊपर है, कि अगर 2s2p ऑर्बिटल मिक्सिंग हो रहा है, फिर एक मॉलिक्यूल में 2s और 2p जो ऑर्बिटल है वो मिक्सिंग हो रहा है, वो हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट, तो क्या हो जाता है। ठीक है, और अगर मिक्स नहीं हो रहा है तो क्या होता है, तो मोस्ट ऑफ द केस में हमारे तो मिक्स हो जाता है, हम लोग उसी केस को अपन यूज करते हैं। तो हम देखेंगे कि अगर नहीं हो रहा है मिक्स, ठीक है, तो क्या सीन रहता है। ठीक है, तो जनरली तो हमें क्या पता रहता है, जनरली सिग्मा 1 स्टार, है ना, सुपर स्टार। फिर आपका रहता है सिग्मा 2s एंड सिग्मा 2s स्टार। फिर आपका आ जाता है पाई, है ना, पाई 2px इक्वल्स टू 2py। और फिर आपका आ जाता है सिग्मा और 2pz, फिर इसी का पाई का स्टार 2px 2py का, और इसकी जो हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर सिग्मा 2pz उसका स्टार। ठीक है, मतलब ये लिख लिया था। तो ये नॉर्मल यूज केस रहता है, बट जब हमारा 2s2p ऑर्बिटल मिक्स नहीं हो रहा है तो क्या हो जाता है, एक ही पॉइंट पे डिफरेंस है जो आपको नोट करना है फॉर दिस क्वेश्चन, कि ये जो पाई ऑर्बिटल है ना, इसकी एनर्जी बढ़ जाती है।
ठीक है, इतनी बढ़ जाती है कि ये 2pz, सिग्मा 2pz जो आपका ऑर्बिटल होता है उससे भी ज्यादा हो जाता है। तो जब आपका टू एस टू पे मिक्सिंग नहीं हो रहा तो क्या होता है कि ये वाला इसके ऊपर आ जाता है इधर पे। हमारे पास डायग्राम है, हाँ ये देखो, ये है टू पी एस टू पे मिक्सिंग नॉट ऑपरेटिव, ये है नॉट ऑपरेटिव वाला केस। जैसे देख रहे हो ना, हमारा इधर टू पी एस टू पी वाई था जैसे नॉर्मली रहता है, फिर क्या होता है कि ये ऊपर चला जाता है इन केस ऑफ नॉट ऑपरेटिव, और ये ऑपरेटिव। क्या हुआ नॉन ऑपरेटिव और ऑपरेटिव? आपका टू पी एस और टू एस और टू पी ऑर्बिटल मिक्सिंग है ना। तो अभी हमें देखना है ऐसा। तो मतलब इधर और भी डिफरेंसेस आता है इस क्वेश्चन के लिए, तो बस यही मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है आपका। ठीक है, बट कई और क्वेश्चन आ सकते हैं, इस पे बन सकते हैं, बिकॉज इट इज अ गुड कॉन्सेप्ट, और ये मतलब हम लोग थोड़ा स्टार मार्क कर लेंगे, ये ऐसा क्वेश्चन है जो हम लोग ध्यान रखेंगे हमेशा। तो इसमें क्या होता है, जो ये सिग्मा टू एस है ना, सिग्मा टू एस, सिग्मा स्टार टू एस, इसकी भी एनर्जी अगर देखें ना, तो इधर मतलब बढ़ जाती है ओवरऑल, जब आपका टू एस टू पी ऑर्बिटल मिक्सिंग नहीं होता। तो इधर से अगर देखो, ये है सिग्मा टू एस और ये है सिग्मा स्टार टू एस। ठीक है, इसकी भी एनर्जी ओवरऑल बढ़ जाती है। ठीक है, इसकी एनर्जी तो सेम ही रहती है, लाइक ओवरऑल लॉर्ड है। ये क्या होता है कि ये जो आपका सिग्मा टू पी जेड रहता है वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, लाइक नॉट ऑपरेटिव के केस में जब टू एस और टू पी ऑर्बिटल मिक्सिंग नहीं हो रहा है तो वो नीचे आ जाता है। ठीक है, वही हमने देखा था इधर, नीचे आ जाता है, और ये सिग्मा टू पी एच टू पी वाई ऊपर से टू पी वाई वाला ऊपर चला आता है। तो यही है, जो भी ऑर्बिटल आपके पाई बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना, पाई बॉन्डिंग में वो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है इन केस ऑफ, इन सच ए केस जहाँ पे टू एस टू पे मिक्सिंग नहीं हो रही। ठीक है, तो ये है हमारा मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस, मेन पॉइंट ऑफ ये वाला डिफरेंस। ठीक है, तो हमें कंसिडर करना है कि टू एस टू पे मिक्सिंग नहीं हो रही, यानी कि हमें ये वाला केस कंसिडर करना है। ठीक है, तो ये हमारे टू एस ऑर्बिटल्स है, टू एस। तो हमें देखना है विच अमंग द स्पीसीज विच ऑफ इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है, चलो देख लेते हैं। पैरामैग्नेटिक मतलब क्या है कि हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बेरिलियम में क्या होता है, बेरिलियम का हमारा नॉर्मली जो होता है कि 1s2 2s2। ठीक है, तो बेरिलियम Be2 जो आपका कंपाउंड है, इसके लिए क्या आएगा, 2s2 में जैसे इसके दो दो इलेक्ट्रॉन्स है तो ये नॉर्मली फिल हो जाएंगे एज इट इज, है ना। हाँ, तो ये तो बेरिलियम के केस में एज ए नॉर्मली फिल हो गया। अब देखते हैं इसके अलावा और कौन सा केस है। इसके अलावा है, यानी कि ये हमारा डायमैग्नेटिक स्पीशीज है Be2, Be2 इज डायमैग्नेटिक, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, हमें पैरामैग्नेटिक चाहिए। बोरोन का देख लेते हैं, बोरोन का क्या रहता है, 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 1s2 2p1, यानी कि इसके 2p में एक एक इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की अगर फिलिंग कर दे तो हाँ, यहाँ पे तो मतलब नॉट ऑपरेटिव के केस में जो 2pz होता है उसकी एनर्जी नीचे रहती है, और 2p एक्सू सॉरी पाई 2p एक्स इक्वल टू 2p वाई वाला जो ऑर्बिटल है वो ऊपर चला जाता है। तो उस केस में तो हाँ, ये तो पेयर अप हो रहा है, यानी कि ये भी आपका डायमैग्नेटिक हो गया इस केस में, नॉट ऑपरेटिव के केस में। ठीक है, तो फिर बोरोन भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर कार्बन है विच इज आवर 12 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम। ठीक है, कार्बन का क्या, 12 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p2, तो एक एक और इलेक्ट्रॉन आ गया। तो हाँ यार, ये तो पैरामैग्नेटिक आ जाएगा इधर, एक एक और इलेक्ट्रॉन जब हम लोग फिल कर रहे हैं। तो हाँ, कार्बन हमारा C2, ये हमारा आंसर तो है। ये N2 होगा, N नहीं होगा, इसमें भी अगर आप चेक कर लो तो N क्या होता है, 7 7 14 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो 1s2 2s2, और ये आपका 2p3, तो एक एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इधर इस केस में, और ये पेयर अप हो जाएगा। तो ये भी हमारा डायमैग्नेटिक हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक नहीं रहेगा। तो कार्बन इज द ओनली प्लेस जहाँ पे हमारा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो हो रहा है ना। तो C2 इज आवर आंसर। चलो, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब है क्वेश्चन नंबर 19।
तो क्या दे रखा है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय ये, ठीक है, उन्होंने ये फॉर्मूला दे रखा है, यूनिट शायद जूल ही होगा, इसका जूल ही होना चाहिए, जूल होगा इसका यूनिट, जूल में दे रखा है ना, जूल। वेवलेंथ ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम, ये 2014 में आता है, इस क्वेश्चन में क्या है, हमें बोला गया है कि ये हमारा एनर्जी का फॉर्मूला है, ऐसे यूज करना है, ठीक है। और इसमें बोला है फॉर एन हाइड्रोजन एटम के लिए z इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। और z इक्वल टू 1 हो गया, और हमें बोला गया कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक्साइट हो रहा है फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 2, तो हमें तो इलेक्ट्रॉन की मतलब उस जो ऑर्बिट की एनर्जी है फॉर n इक्वल टू 1, वो पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, दोनों को माइनस कर लेंगे, तो क्या फॉर्मूला यूज करना है, इसको हम लोग अभी के लिए ई नॉट बोल दे, क्या ई नॉट बोल देते हैं, इतना बार बार कौन लिखे, ई नॉट है, ठीक है। तो z का वैल्यू तो 1 है, और n स्क्वायर, n भी z तो 1 ही है, तो हाँ इसकी वैल्यू तो ई नॉट ही आ गई। और n इज इक्वल टू 2 हम लोग देखते हैं, n इज इक्वल टू 2 में क्या हो जाएगा, वही ई नॉट का ई नॉट, और z का वैल्यू वही अभी भी 1, और ये 2 टू 2 सा 4, तो ये 1 अपॉन 4 हो गया, तो ये ई नॉट अपॉन 4 हो गया, है ना। हाँ ठीक है। अब हमें डेल्टा ई निकालना है, क्योंकि उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी ही तो चाहिए होगा, रिक्वायर्ड होगा फॉर एक्साइटेशन, फिर वहां से हम लोग लैम्डा निकाल लेंगे, एक्स बाय लैम्डा करके, इन दोनों स्टेट के एनर्जी का डिफरेंस का अमाउंट ऑफ एनर्जी ही रिक्वायर्ड है फॉर दैट इलेक्ट्रॉन टू एक्साइट फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 2, ठीक है। तो ई टू माइनस ई वन कर लेते हैं, ई टू माइनस ई वन, तो क्या आ रहा है यहाँ पे, ई टू का वैल्यू है ई नॉट अपॉन 4, ठीक है, और ये है ई नॉट हमने खुद से माना है इसको, वैल्यू को, कि बार बार कौन इतना बड़ा लिखता रहा है। तो हमारा क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है -3/4 ई नॉट, -3/4 ई नॉट, है ना। हाँ, तो डेल्टा ई का वैल्यू अगर हम लोग फिर इधर कैलकुलेट करें, ई नॉट की वैल्यू रख के जो हमने खुद से ही माना था, तो -3/4, और ई नॉट का वैल्यू क्या है, -2.178, 2.178 इंटू 10⁻18, है ना। हाँ, माइनस माइनस से प्लस हो गया, और कैलकुलेट कर लो, क्या रुको कैलकुलेटर यूज करने दो, अनलॉक हो जाएगा। तो हमारा क्या है, हमारा है, ठीक है, 3 इंटू 2.178, 3 इंटू आ गया, हाँ, 3 इंटू 2.178, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 इज आपका 1.63, 1.6335 इंटू 10⁻18 -18, वही जूल में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका डेल्टा ई है, ठीक है, तो डेल्टा ई हमारे पास ये आ गया। तो इसको जब हम लोग डेल्टा ई का वैल्यू इधर लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज में, डेल्टा, यार वॉइस वगैरह सब क्लियर तो है ना, इधर चेक कर लो, हेलो हेलो, चल क्लियर। तो डेल्टा ई को 1.6335 इंटू 10⁻18, ठीक है। तो डेल्टा ई का वैल्यू हमारे पास आ गया 1.6335 था ना, हाँ, इंटू 10⁻18 जूल। और इधर हमें वेवलेंथ चाहिए, तो एच सी बाय लैम्डा कर देंगे, और ये वाला वैल्यू पूरा, ठीक है। तो इसको ऐसे कर देते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू आपका एच सी अपॉन डेल्टा ई, यानी कि 6.626 इंटू 10⁻4, है ना, और 3 इंटू 10⁸, और डेल्टा ई 1.6335 इंटू 10⁻18, 18 और ऊपर गया तो वो आपका हो जाएगा 26, 34 से गया तो आपका 10⁻8, तो कुछ कुछ इंटू 10⁻8 आएगा, है ना।
तो 11633 इसको हम लोग कितने से करें? तो ये हमें इधर आंसर्स दे रखे हैं 10⁻⁷ में, तो 10⁻⁸ में 7 में अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो ये अराउंड 1.21 इंटू 10⁻⁷ मीटर, ये आपका लैम्डा का वैल्यू आएगा। ठीक है, ओके, है ना? हाँ, तो 1.1 सी सी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ओके। अब जाते क्वेश्चन नंबर 20 में। ये क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी क्या होता है हमारा, मेनली आपका जो साई दे रखा होता है, साइज ऑफ वेव फंक्शन फॉर एन इलेक्ट्रॉन, तो उसका विच इज लाइक इट डिपेंड्स अपॉन आर, फिर आपको थीटा फाई इन सब में डिपेंड करता है, तो इसका मॉड्यूलस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाँ, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, और ये मैं आपको बता दूं कि ये साइन फंक्शन देता है। ठीक है, ये साइन फंक्शन देता है when plotted against R। मतलब अगर ऐसा है हमारा प्लॉट कि हमारे पास इधर है प्रोबेबिलिटी और इधर है आपका रेडियस, तो ये साइन कर्व वैसे देगा, डिपेंड करता है फॉर ईच ऑर्बिटल कितने नोड्स होंगे, जितने बार वो टच करेगा एक्स एक्सिस को, फिर एक जगह पे जाके ये टेंड्स टू इंफिनिटी ऐसा चलता जाता है। ठीक है, ओके। तो ये सब कुछ क्या है, ये सारे पॉइंट्स होते हैं नोड। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है नोड्स। ये सारे मैंने मतलब ऐसे कुछ रैंडम बना दिया डेटा, तो ये होते हैं नोड्स, एंगुलर नोड्स। तो ठीक है, सॉरी यार, ये होता है आपका रेडियल नोड्स, नॉट एंगुलर नोड्स। ठीक है, लिख देते हैं रेडियल नोड्स। और ये क्या होता है, ये एक साइन कर्व होता है ना? ये हमें पता रहना इज मैंडेटरी। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम्म क्या हो रहा है हमारा केस कि हमें क्या बोला गया, पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द वनएस इलेक्ट्रॉन। वनएस इलेक्ट्रॉन इस वाले केस में, वनएस वाले केस में हमारे रेडियल नोड अगर हम लोग फाइंड आउट करें, तो रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है, रेडियल नोड का n-l-1। इधर n की वैल्यू है 1, s l 0 और ये 1, यानी कि हमारे पास 0 रेडियल नोड्स हमारे पास है ही नहीं, यानी कि कभी भी एक्स एक्सिस को ये कट करेगा ही नहीं। तो ये कर्व मतलब कुछ ऐसा बनेगा, समझ रहे हो, कि कभी भी ये एक्स एक्सिस को कट करेगा ही नहीं, यानी कि इसका कर्व होगा समथिंग लाइक दिस, ऐसे ओरिजिन से शुरू होते, तो ये हमारा कर्व रहेगा, है ना? आर निकले से, हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ द शेल, ठीक है, एक शेल के लिए बोला गया था, तो क्वांटिटेटिव स्केच फॉर द डिपेंडेंस ऑफ पी ऑन आर इज, तो ये तो नहीं हो सकता, शुरू ये इधर से हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये ये हमारा कर्व हो सकता था, ये ओरिजिन से शुरू हो रहा है, बट ये इधर कट भी कर रहा है एक जगह पे, तो एक रेडियल नोड आ गया, बट हमारे केस में तो 0 रेडियल नोड आना चाहिए, तो हमारा आंसर बी ही होगा, और वो मैच भी कर रहे हैं काफी ज्यादा, है ना, ये कर्व, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, okay. ये आपको पता होना चाहिए, मेन की पॉइंट यही है कि आपको साइन कर्व होता है ये पता होना चाहिए व्हेन प्रोबेबिलिटी इज प्लॉटेड अगेंस्ट आपका रेडियस। ठीक है यार, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। थैंक यू, हो रहा है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे क्या है कि आंसर इज फॉलोइंग बाय एप्रोप्रिएटली मैचिंग। ओके ओके, हमें मैच करना है मेनली, है ना? Appropriately matching the list based on the information given in the paragraph. Consider the Bohr's model of one electron atom. हाइड्रोजन वाले केस समझ लेंगे. But the electron moves around the nucleus. In the following list, one contains some quantities for the nth orbit of the atom. ठीक है? And list two contains options showing how they depend on n. ठीक है? तो radius, angular momentum, kinetic energy, potential energy. ओके, मतलब ये तो यार हमें बस मेनली क्या करना है, हमें मेनली बस हमें ना फॉर्मूला ही लिखना है। ठीक है, फॉर्मूला से ही पता चल जाएगा, जैसे कि रेडियस का फॉर्मूला हमें क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला हमें पता होता है, हमारे पास पेज है क्या?
इधर ही लिख ले तो शायद बेहतर है ना। हाँ, इधर ही लिख लेते हैं प्लीज। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है, हमने देखा है, ए नॉट एल स्क्वायर अपॉन जेड। तो रेडियस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम स्क्वायर होता है। ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इधर लिखती हूँ मैं, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये होता है एंगुलर मोमेंटम। यानी कि एंगुलर मोमेंटम तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, है ना, एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मतलब अगर आप नॉर्मल एनर्जी का फॉर्मूला भी देखो कि लाइक ई इज इक्वल टू जो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए होता है -13.6, और ये आपका रहता है जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला रहता है ना। तो इसमें हमें पता है एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका एम स्क्वायर, सॉरी लाइक एम स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, ऐसा। ठीक है। तो हमें पता है कि ये 1/n² के प्रोपोर्शनल होगा। और पोटेंशियल एनर्जी अगेन एनर्जी होता है, मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल में तो ये रिलेशन भी होता है ना। पोटेंशियल एनर्जी इज लाइक 2 टाइम्स ऑफ -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो हाँ भाई, यहाँ पे इस हिसाब से तो ये भी वही है, 1/n² एनर्जी। ठीक है। तो उस हिसाब से हमें बस मैच करना है अब। ये सब हटा देते हैं, बस इनको रखते हैं प्रोपोर्शनैलिटी को। तो ठीक है, देखते हैं अब कौन किससे मैच करता है। तो रेडियस तो एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी कि हमारा वन मैच करेगा एन स्क्वायर से विच इज टी। तो हमारा वन मैच कर रहा है टी से, वन मैच कर रहा है टी से। फिर हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो कि प्रोपोर्शनल टू एन है, इट इज इक्वल टू 1। हाँ, तो हमारा टू मैच कर रहा है एस से। तो टू मैच कर रहा है हमारा एस से। ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ तो दोनों इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन 1/n², मतलब ये तो एन हाफ है, यानी कि एन की पावर -2, है ना। तो एन की पावर -2 यानी कि ये दोनों मैच कर रहे हैं पी से, ये दोनों ये मैच कर रहे हैं पी से, यानी कि थर्ड और फोर्थ दोनों मैच कर रहे हैं आपके पी से। देखते हैं कौन सा थर्ड पी से, पहला वाला ही आंसर आ गया हमारा। और भी चेक कर लेते हैं। 4Q से 4Q नहीं, 4 हमारा पी से मैच कर रहा है। 4U से नहीं, 4 हमारा पी से मैच कर रहा है। 3S से 3 हमारा नहीं, एस से तो हमारा 2 मैच कर रहा है। ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3P। ठीक है। चलो, इतना ही था बस। अब आगे हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे, मल्टीपल करेक्ट। ठीक है, इसमें आता है थोड़ा सा मजा। चलो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमें क्या बोल रहा है कि which of the following statements, ओके, is और are correct। ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है कि द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम का हमें पता होता है 24 होता है, नेवी पता दे रखा है, और आर्गन का हमें पता है 19 होता है। ठीक है। Z इक्वल टू 19। तो कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ करेक्ट, करेक्ट ढूंढना है और मल्टीपल चॉइस है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम इज 19 प्लस 5 प्लस 1, तो 19 प्लस 6 विच इज योर 25। तो ये तो गलत हो गया, है ना। हाँ, ये तो नहीं होगा। 3D5 4 इज 1, ये तो नहीं हो सकता। 24 आना था। एडगन का 19 ही होता है ना। एक बार चेक कर लेती हूँ, रुको। 19 होता है या 18 होता है? 18 होता है बस मेरे हिसाब से। हाँ हाँ हाँ, 18 होता है। पोटेशियम कैल्शियम तो लास्ट में आता है। सॉरी सॉरी सॉरी, 18 होता है। फिर उस हिसाब से तो ये सही है। एडगन 18, 18 यानी कि क्रोमियम का हमारा क्या आ रहा है, 18 प्लस 5 प्लस 1 विच इज अगेन इक्वल्स टू 24। तो हाँ, ये ऑप्शन हमारा सही है। फिर है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हैव अ नेगेटिव वैल्यू। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर आता है हमारा एजीमुथल जो कि 0 to n-1 तक जाता है। फिर आता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि -L to L तक जाता है फॉर एवरी L, है ना। फिर आता है स्पिन क्वांटम नंबर +12 -12, अभी
हम लोग बस करके ही आए इसको। ठीक है, तो हाँ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो हाँ नेगेटिव वैल्यू तो लेता है -L2N। हाँ तो यस इट इज ट्रू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैन हैव अ नेगेटिव वैल्यू फॉर श्योर। फिर बोला है सिल्वर एटम 23 इलेक्ट्रॉन हैव अ स्पिन ऑफ वन टाइम, 24 ऑफ अनदर टाइप, ऑपोजिट टाइप। स्पिन जैसे मैंने बोला अभी, एक प्लस हाफ होता है एक माइनस हाफ होता है। तो सिल्वर मतलब ऐसे देखो, सिल्वर है उसके पास 47 इलेक्ट्रॉन्स है ना। हाँ, यानी कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब जब फिल कर रहे होंगे तो हमारे पास ऐसा होगा कि वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और नंबर है, पता ही चल रहा है हमें। ठीक है, तो इन 47 को जब हम लोग फिल कर रहे होंगे तो हंस रूल के रिस्पेक्ट में हम लोग फिल करेंगे। तो ऐसे जब फिलिंग कर रहे होंगे तो ऐसा होगा कि इसको हम लोग 46 इलेक्ट्रॉन्स तो यार ऐसे होंगे जो कि पेयर्ड हो जाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन जो होगा तो वो अनपेयर्ड रहेगा। तो उसका स्पिन, चलो लेट अस सपोज हम लोग उसका स्पिन मान लेते हैं हाफ, कुछ भी मान सकते हैं हम तो, प्लस हाफ माइनस हाफ भी मान सकते हैं। ठीक है, हमने मान लिया प्लस हाफ है। तो इधर 46 जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें से जो आपके 23 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हंस रूल के हिसाब से हम लोग ऑपोजिट पहले एक एक करके फिल कर दिए, फिर हम लोग पेयरिंग करते हैं तो ऑपोजिट स्पिन में पेयरिंग होती है ना। तो 23 इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनका रहेगा प्लस हाफ, और 23 इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनका रहेगा माइनस हाफ। ठीक है, तो फिर 23 इलेक्ट्रॉन का प्लस हाफ और 23 इलेक्ट्रॉन का माइनस हाफ, यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अगर इसको हम लोग प्लस हाफ मान रहे, कुछ भी हो सकता है, माइनस हाफ भी हो सकता है, इट डजंट इवन मैटर। तो 24 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है जिसका प्लस हाफ स्पिन आ रहा है, प्लस हाफ, और 23 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है जिसका माइनस हाफ आ रहा है स्पिन। तो ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला है 23 इलेक्ट्रॉन हैव स्पिन ऑफ वन टाइप, एक टाइप का है, माइनस हाफ ये प्लस हाफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। और 24 इलेक्ट्रॉन ऐसे जिसका ऑपोजिट स्पिन, हाँ सही है, तो फिर हमारा सी भी सही है। फिर बोला गया था ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन HN3 इज -3, मतलब ऐसा है HN3, NH3 नहीं है, अमोनिया नहीं है, HN3 है। ठीक है, तो हाइड्रोजन हमारा हमें पता है +1 से आएगा, और नाइट्रोजन को हम लोग 3x मान लेते हैं, और ऊपर हम कोई चार्ज नहीं है तो हमारा x आ जाएगा -1/3। तो इधर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/3 है, -3 नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बन जाता है, यहाँ से हमारा आंसर बन जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं, आंसर है हमारा ABC। ठीक है, ओके, तो ये है हमारा आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 24, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे हम, हाँ, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई। तो ये मेनली देखो हंस रूल का सवाल है, सबसे पहले तो एक एक करके फिल होगा। ठीक है, उसके बाद पेयरिंग होगा, जब जो भी फिल होगा वो सेम स्पिन में होगा, फिर उसके ऑपोजिट स्पिन में पेयरिंग होती है। तो ये तो काफी इजी है, मतलब उस टाइम के हिसाब से ये कोई अच्छा क्वेश्चन हो सकता था, तब भी नहीं होता होगा। ठीक है, 1999 में। ठीक है, तो ये हाँ सही है। फिर अब सारे में था रूल, तो वायलेट नहीं हो रहा, एक में भी सही है। तो इधर पहले पेयरिंग कर लिया, फिर सबको एक ही स्पिन में फिल कर दिया, हाँ ये सही है, ये हमारा आंसर हो सकता है। बट मल्टीपल चॉइस है तो देखना पड़ेगा। तो इधर पेयरिंग ऊपर हो रही थी, अचानक से नीचे आ गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर इधर ऊपर हो रहे थे, फिर अचानक से नीचे आ गए, ऐसा भी नहीं हो सकता। BC तो नहीं हो सकते। फिर ऐसे नीचे थी, हाँ नीचे, मतलब जो भी हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। फिर जब पेयरिंग करेंगे हम लोग, अगर मतलब कुछ और होता उसके बाद, तो और भी इलेक्ट्रॉन्स होते तो हम लोग ऐसा कर लेते, अपवर्ड डायरेक्शन में पेयरिंग करते। तो हाँ, तो आंसर हमारा आ गया A and B। ठीक है, A and B इज आवर आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, कुछ अच्छा सा लग रहा है देखने में। यहाँ पे बोला है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पता होता है हमें ये तो। कंसिडर एन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट psi ऑफ हीलियम प्लस यानी कि आपका Z का वैल्यू हो गया 2, है ना। उस एनर्जी
एनर्जी दे रखी है, मतलब ये एक ऐसा एक स्टेट है, इट्स स्टेट, हमें नहीं पता कौन सा स्टेट है ये, ठीक है, जिसकी एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ दिस एनर्जी स्टेट कुछ भी हो सकता है इनकी वैल्यू। और इसका एजिमुथल क्वांटम नंबर विच इज एल दे रखा है 2, ठीक है, यानी कि ये आपका हो जाएगा एल, जब 0 होता है तब हो जाता है एस एल। ये मतलब आपका क्या ऑर्बिटल का शेप ही तो डिफाइन करता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। इसको इसका एक और भी नाम होता है, आई गेस ये मैग्नेटिक मोमेंटम क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटम नंबर, ऐसा भी कुछ एक नाम होता है इसका, ठीक है। तो इसके जब 1 होता है तो 0 होता है तो एस, 1 होता है तो पी, और 2 होता है तो डी। सिमिलरली कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपन। तो इधर 2 आ रहा है, यानी कि हमें ये तो पता है कि इधर डी शब्द की बात हो रही है, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया हमें, ठीक है। और क्या दे रखा है, और दे रखा है एजिमुथल क्वांटम नंबर 2 दे रखा था, एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज 0, ठीक है। एमएल की वैल्यू 0 दे रखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द स्टेट वाई, ठीक है। तो ये स्टेट वाई बोला गया है इसको, तो स्टेट वाई में ये सारे वैल्यूज है, ठीक है। और ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमें पता है ऑफ हाइड्रोजन एटम -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमें नॉर्मली एनर्जी का फॉर्मूला पता होता है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पेज भी नहीं है हमारे पास। तो एनर्जी का फॉर्मूला ऐसा होता है -13.6 फॉर एनी nth शेल, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स। ये भी एक हाइड्रोजन लाइक एटम है कि नहीं, हीलियम प्लस, है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में भी एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। -13.6 मल्टीप्लाइड बाय आपका z² अपॉन n², ठीक है। तो z की वैल्यू तो इधर 2 है, यानी कि -13.6 इंटू, ठीक है, अपॉन n²। तो हमें स्टेट y का जो en का वैल्यू है वो दे रखा है -3.4, यानी कि ये जो en हम लोग निकाल रहे हैं फॉर स्टेट y, इसको हम लोग -3.4 से अगर इक्वेट करें तो इट इज, कहाँ पे करें, यहाँ पे कर देते, -3.4, और ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है तो नो इशू, -13.6 इंटू 4 अपॉन n², माइनस माइनस कटा, आपका ये भी हटा, तो आपके पास n आ जाएगा 13.6, कैलकुलेट कर सकते हैं भाई सीधे सीधे, n² आपका आ जाएगा, आई गेस कितना आ रहा है, 136 अपॉन 34, 34 34 4 जा 136 होता है ना, 4 4 16, कुछ रिजल्ट वाला 1, हाँ, यानी कि 34 4, तो ये जा रहा है 4 से, यानी 4 16, तो n² की वैल्यू अगर आ रही है 16, तो n की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। तो n की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई, तो यानी कि हमें इसका ऑलमोस्ट सब कुछ पता चल गया है। तो n की वैल्यू 4 है, एजिमुथल क्वांटम नंबर से हमें पता चल गया कि ये d ऑर्बिटल की बात हो रही है यहाँ पे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो 0 दे रखा है, ठीक है। तो चेक करते हैं, तो द न्यूक्लियर चार्ज, हर एक ऑप्शन को पढ़ पढ़ के देखना पड़ेगा कौन सा सही है, हमें वही ढूंढना है ना सही कौन सा है, हाँ ये रहा। तो द न्यूक्लियर चार्ज experienced by the electron in the state is less than 2 electron, where electron is the magnitude of electronic charge। नहीं भाई, ऐसा क्यों होगा, मतलब नॉर्मली हीलियम के केस में क्या होता है, इधर आपका 2 का पॉजिटिव रहता है और इधर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। इधर क्या हीलियम प्लस का केस है, तो एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, तो यार वो तो 2 पॉजिटिव, हाँ ऑब्वियसली वो तो 2 पॉजिटिव यही चार्ज फेस करेगा, मतलब बेयर मिनिमम इतना तो करेगा, ये बोल रहे इससे भी कम करेगा, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। बोल रहे इट हैज 3 रेडियल नोड्स, चेक कर लेते हैं यार, रेडियल नोड्स का फॉर्मूला हमें पता है, n-l-1, तो n की वैल्यू हमें पता है 4 है, l कितना है 2 है, -1, तो 4 -3 विच इज 1, और रेडियल नोड तो हमारा 1 आ रहा है, ये 3 बोल रहे हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। इट इज द 4th डिस्ट्रिक्ट, हाँ ये तो सही है, हमने 4 निकाल लिया है, और ये अजीमुथल से हमें डी का पता चल गया, तो ये तो सही है। फिर बोल रहे हैं इट हैज 2 एंगुलर नोड्स, हाँ, तो जो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो एंगुलर नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स दर्शाता है, मतलब मैं अगर बताऊं तो हमारा जो नंबर ऑफ रेडियल, सॉरी
रेडियल जो नोड्स होते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, n-l-1। जो एंगुलर नोड्स होते हैं उसका फॉर्मूला होता है l। जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स होते हैं वो इन दोनों को प्लस कर देते हैं। रेडियल नोड्स प्लस एंगुलर नोड्स क्या होता है, एल से एल कट जाता है तो n-1 आ जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ये याद रखना आप समझ वाक्य में। तो वो ठीक है, तो L2 है, हाँ तो रेडियल एंगुलर नोड भी हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो C एंड D हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया हमारा C एंड D। ठीक है, ठीक है, चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। ठीक है, क्या बोला गया है, which of the following set of quantum numbers are correct for an electron in 4f orbital। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है, हमें ये तो पता है एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर आगे आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर, इसका वैल्यू होता है, इसका तो कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकता है। ठीक है, इसका वैल्यू हो सकता है आपका फ्रॉम 0 to n-1, 0 to n-1, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ml या फिर ml, कुछ भी लिख सकते हो इधर। तो इसका होता है -l फॉर ईच एल, -l to l। और आपका जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है इसका होता है -12 और +12। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन इनको सेटिस्फाई कर रहा होगा इन फॉर्मूले को, वो हमारा आंसर होगा। तो n इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, 4 में L3, हाँ 0 1 2 3 3 तक ही, मैक्सिमम तो L3 तक ही जा सकते हैं, तो ये भी सही है। मतलब इसका तो सही क्या ही है, ये तो दिया हुआ है, ये सही है। n इज इक्वल टू +4, नहीं भाई +4 तो नहीं हो सकता, अगर l ही मैक्सिमम 3 तक ही जा सकता है, क्योंकि l 0 to n-1 तक जा सकता है, और m क्या जा सकता है, m फॉर ईच l -l to n जा सकता है, तो -3 से 3 तक जाएगा, तो +4 ये तो नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर नहीं हो। n इक्वल टू 4, ठीक है, l इज इक्वल टू 4 नहीं, l तो n-1 तक जा सकता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। n इज इक्वल टू 4, ठीक है, n इज इक्वल टू 3, हाँ जा सकता है। m+1, हाँ आराम से जा सकते हैं स्पिन, हाँ ये एक हमारा ऑप्शन है। एक और चेक कर लेते हैं, एलिजिबल टू 4, हाँ ठीक, एलिजिबल टू 3 जा सकता है, -2 ऑब्वियसली जा सकता है इसमें, और स्पिन ऑन ऐसा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा सी एंड डी। ठीक है, ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन 27 पे, और हम लोग इस क्वेश्चन पे पहले भी आ चुके हैं, मेरे को लग रहा है ना, ये सेम क्वेश्चन तो है, हाँ सेम ही तो क्वेश्चन है, जो मिस्टेक हुई होगी, रिपीट हुई होगी। अब यहाँ से कंप्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो चलो यार, इस क्वेश्चन को देख लेंगे, हम लोग चेक कर लेंगे, कुछ तो गड़बड़ी रही होगी मेरे को जहाँ तक लगता है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से, नेक्स्ट जो ये हमारा था आई गेस पार्ट 5 है ये हमारा, पार्ट 6 में हम लोग एडवांस पे और क्वेश्चन आगे करेंगे, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 28 कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलो यार फिर मिलते हैं, है ना।